हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है हमारे टॉपर्स क्लब आईएएस एकेडमी में मित्रों। और कैसे हैं आप लोग? आई थिंक आप लोग अच्छे होंगे और इस वीडियो को और लेक्चर को एंजॉय कर रहे होंगे और अपनी स्टडी को अच्छी तरीके से जो है कर रहे होंगे। मित्रों, हम लोग आज प्राचीन भारतीय इतिहास की कक्षा को मतलब आगे बढ़ाएं। इसके पहले जो है मैं एक सबीना अदीब की एक लाइन है, मैं उसके साथ में इस क्लास को जो प्रारंभ करना चाहता हूँ। ठीक है। खामोश लब हैं झुकी हैं पलकें, खामोश लब हैं झुकी हैं पलकें, दिलों में उल्फत नई नई है। खामोश लब हैं झुकी हैं पलकें, दिलों में उल्फत नई नई है। अभी तकल्लुफ़ है गुफ्तगू में, अभी तकल्लुफ़ है गुफ्तगू में, अभी मोहब्बत नई नई है। खामोश लब हैं झुकी हैं नजरें, अभी दिलों में उल्फत नई नई है। तो मित्रों, मैं इसी के साथ में मैं क्लास को आगे बढ़ाऊंगा। मित्रों, मैं ये समझ रहा हूँ, इसको आप अन्यथा मत लीजिएगा कि अभी आप लोगों को भी जो है बहुत सारी तकलीफ़ें होंगी इस प्राचीन भारतीय इतिहास के क्लास में, क्योंकि अभी आपकी उल्फत जो है नई नई है। ठीक है, दिलों में उल्फत नई नई है आपके लिए। लेकिन हाँ, ये इतना मैं आपको विश्वास के साथ में कहता हूँ कि अगर आप रेगुलर क्लास करेंगे और अटेंड करते रहेंगे, यूँ ही आप वीडियो और लेक्चर को ध्यान से देखते रहेंगे, इसका प्रॉपर नोट्स बनाते रहेंगे, तो ये उल्फत पुरानी ज़रूर होगी मित्रों, और आपको बहुत ही इंजॉय के साथ में आप इतिहास की जर्नी को पूरा करेंगे। और एक बार पूरी आपकी इतिहास की जर्नी हो गई तो आपको इतिहास किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आपको कहीं कोई समस्या नहीं आएगी मित्रों, ये मेरा आपसे वादा है। ठीक है, तो चलिए आज से मैं क्लास को आगे बढ़ाता हूँ। ठीक है, तो मित्रों, हम लोग जो है प्राचीन भारतीय इतिहास में मोटे तौर पर हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देंगे आपको कि जो प्रीवियस लेक्चर्स में जो हम लोगों ने पढ़ा है। तो पहला जो था, हमने इतिहास के कालखंड के बारे में हमने एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया था मित्रों। और आप लोग सभी लोगों से निवेदन है मित्रों कि जो भी हमारे वीडियो को कैरी ऑन लगातार देख रहे हैं, उनका बहुत बहुत दिल से शुक्रिया मित्रों। और बस यही एक गुजारिश है कि आप बीच में जो भी मित्र नए हमसे जुड़ रहे हैं, वो आप पहले की वीडियो जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि उससे आपको एक क्रमबद्ध तरीके से इतिहास की जानकारी वहाँ से मिलेगी मित्रों। और आप कहीं से भी जुड़िए, अगर कोई लेक्चर आप देख रहे हैं या नहीं देख रहे हैं, लेकिन पहला लेक्चर जरूर देखिएगा जिसमें हमने इतिहास की कालावधि को समझाया है मित्रों। 18-20 मिनट का वीडियो, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, अल्प अवधि में इससे आपको पूरा प्राचीन भारतीय इतिहास की ब्रीफ जानकारी हो जाएगी। और जब हम लोग जिस कालखंड का पढ़ेंगे तो आप उसको कोरिलेट कर पाएंगे मित्रों। ठीक है, तो अब चलिए हम लोग ठीक है, तो पहले क्लास में ये हमने पढ़ा था इंट्रोडक्शन, और दूसरा हमने एविडेंस ऑफ हिस्ट्री के बारे में पढ़ा था मित्रों। ठीक है, जिसमें पुरातात्विक साक्ष्य, साहित्यिक साक्ष्य और विदेशी यात्रियों का विवरण वाले चैप्टर हमने किए थे मित्रों। ठीक, अब आज हम जो है इतिहास के समझ जाइए कि इतिहास का एक्चुअल आरंभ जो है अब यहाँ से होगा, हमारे यहाँ के लेक्चर से होगा, और हम लोग अपने पीपीटी के माध्यम से अपनी क्लास को जो है आगे बढ़ाएंगे। तो अब जो है इतिहास को हम लोग जो है यहाँ से एकदम से प्रारंभ से अब आगे बढ़ाएंगे, और जैसे मैंने कालावधि समझाया था उसी के रिगार्डिंग स्टेप बाय स्टेप हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो मित्रों, जब हमने जो है इतिहास की कालावधि का डिस्कशन किया था, तो हमने वहाँ पर बताया था कि प्राक इतिहास था, इसको हमने जो इतिहास था, जो प्राचीन इतिहास था मित्रों, हमने मोटे तौर पे यहाँ इसको 3 भागों में बांटा था। ठीक है, एक प्राक इतिहास बांटा था, दूसरा जो आदि इतिहास बांटा था, और तीसरा जो इतिहास बांटा था। ठीक है, ये मित्रों प्राचीन भारतीय इतिहास का जो है मेन सेग्रीगेशन था। ठीक है, और जो है आज हम जो है हमारा टॉपिक जो है ये प्राक इतिहास। तो प्राक इतिहास के अंतर्गत हमने बताया था कि हम क्या क्या पढ़ेंगे वहाँ पर। तो क्या क्या हमने बोला था वहाँ पर? एक तो पूरा पाषाण काल, दूसरा मध्य पाषाण काल, और तीसरा था मित्रों नवपाषाण काल। ठीक है, तो ये हमने जो है सेग्रीगेशन किया था मित्रों। ठीक है, तो आज हमारे टॉपिक का
और फिर यहाँ पर एक था ताम्रपाषाण काल मोटे तौर पर। ताम्रपाषाण काल, ठीक है। तो मित्रों ये हमारा मोटे तौर पर जो है सेग्रीगेशन था, ठीक। तो आज हम लोग प्राक इतिहास में, जो कि हम लोग कहाँ से करीब करीब 5 लाख से 6 लाख से 5 लाख ईसा पूर्व से शुरू कर हमारी यात्रा यहाँ पर ताम्रपाषाण काल तक, यानी करीब करीब जो है ये 3800 ईसा पूर्व तक का कालावधि है। ये मतलब 3800 ईसा पूर्व के बाद ही आता है। तो मोटे तौर पर हम लोग आज इसके पहले यानी आदि इतिहास के पहले तक का लेक्चर जो है आज हम कवर करेंगे मित्रों, ठीक है। और ये इतिहास का सबसे बड़ा कालखंड है और इस बड़े कालखंड को मित्रों हम एक लेक्चर में हम पूरा करने का प्रयास करेंगे, ठीक। ज़्यादा नहीं है, मैटर संक्षिप्त है और क्रिप्स है, मेरा समझाने पर फोकस है मित्रों, और आपको काम का कंटेंट देने की मेरी पूरी कोशिश है मित्रों। तो जो प्राग ऐतिहासिक काल है, हमने बताया था कि प्राग इतिहास काल इतिहास के उस कालखंड को प्रदर्शित करता है या उस कालखंड के बारे में हमें बताता है, या इसके अंतर्गत उस कालखंड का अध्ययन करते हैं जहाँ पर हमें इतिहास के अध्ययन का साक्ष्य केवल पुरातात्विक साक्ष्य है, यानी हमारी निर्भरता पूरी तरीके से पुरातात्विक साक्ष्यों पर है, क्योंकि अभी यहाँ पर जो है लिपि का विकास नहीं होगा, ठीक। तो इतिहास का ये कालखंड जो है प्राग ऐतिहासिक काल के नाम से मित्रों जाना जाता है। और हमने बताया था ये मोटे तौर पर ये जो प्राग ऐतिहासिक काल का है, इसके अंतर्गत ये सारी चीज़ें यानी पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल, नवपाषाण काल और ताम्रपाषाण काल तक की ये पूरे इतिहास को हम इसके अंतर्गत अध्ययन करेंगे मित्रों। तो ये हम लोग स्टार्ट करते हैं लेक्चर। देखिए, जिस काल में इतिहास का पूर्णतः पुरातात्विक साधनों पर निर्भर होता है, जिस काल का इतिहास पूर्णतः पुरातात्विक साधनों पर निर्भर होता है तथा कोई लिखित साधन उपलब्ध नहीं होता है, उसे प्राग ऐतिहासिक काल कहते हैं मित्रों। ये इसके डिफिनीशन है, जैसा कि अभी हमने आपको समझाया। उसके बाद जो डॉक्टर प्राइमरोज थे, हमारे डॉक्टर प्राइमरोज ने भारतीय प्राग इतिहास को उद्घाटित किया है, यानी भारतीय प्राग इतिहास को सबसे पहले डॉक्टर प्राइमरोज ने जो है इसका नाम लिया या इसको शुरुआत की। उन्होंने 1842 ईस्वी में जो है रायचूर जिला, जो कि कर्नाटक में स्थित है, यहाँ से प्राग ऐतिहासिक औजारों की जो है खोज किया था, ठीक। तो डॉक्टर प्राइमरोज ने सर्वप्रथम जो है 1842 ईस्वी में रायचूर जिले कर्नाटक से प्राग ऐतिहासिक औजारों की जो है खोज की थी, ठीक है। उसके बाद मित्रों जो डॉक्टर रॉबर्ट ब्रूसफूट थे, हमारे रॉबर्ट ब्रूसफूट जो थे, ये 1863 ईस्वी में भारत के पाषाणकालीन बस्तियों के अन्वेषण की शुरुआत किया था, ठीक है। अतिरपक्कम से सबसे पहले इन्होंने क्या प्राप्त किया था, हैंड एक्स यानी हाथ की कुल्हाड़ी या हस्त कुठार इन्होंने जो प्राप्त किया था। तो रॉबर्ट ब्रूसफूट 1863 ईस्वी में ये भारत के पाषाणकालीन बस्तियों के अन्वेषण की जो है शुरुआत जो है किया था रॉबर्ट ब्रूसफूट। और पीछे में क्वेश्चन आया है मित्रों कि रॉबर्ट ब्रूसफूट क्या थे, तो ये थे पुरातत्ववेत्ता थे मित्रों, ठीक। तो रॉबर्ट ब्रूसफूट क्या थे, पुरातत्ववेत्ता। ये पीछे आरओ 2014 प्रारंभिक परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है मित्रों। उसके बाद हम देखें तो मानव सभ्यता के इस प्रारंभिक काल को 3 भागों में मित्रों बांटकर देखा गया है, ठीक है। यानी जो मानव सभ्यता का जो प्रारंभिक चरण है, ठीक है, जो पुरापाषाण काल के जिसे मतलब हम स्टोन एज कहते हैं, उसको 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से हैं वो, एक तो पुरापाषाण काल है, दूसरा मध्यपाषाण काल है और तीसरा नवपाषाण काल है मित्रों, ठीक। इसका क्लासिफिकेशन मित्रों हम पहले ही आपको बांटकर पहले ही चैप्टर में हमने आपको बताया था कि अब इसका कालावधि मैं यहाँ नहीं लिखूंगा, आप पहले वीडियो में जाकर वहाँ पर देख लीजिए। मैं यहाँ पर आपको सिर्फ डिक्टेट करूँगा कि पुरापाषाण काल की अवधि जो थी ये मोटे तौर पर जो है 5 लाख से लेकर 6 लाख या 5 लाख से लेकर 10,000 ईसा पूर्व तक की अवधि थी मित्रों, ठीक है। ये जो है 6 लाख या 5 लाख से 10,000 BC तक का टाइम पीरियड था मित्रों, ठीक। मध्यपाषाण काल जो है ये जो है मोटे तौर पर जो है ये 10,000 से लेकर जो है 4,000 ईसा पूर्व तक का पीरियड था मित्रों। और नवपाषाण काल जो है ये मोटे तौर पर जो है 7,000 से लेकर 3800 ईसा पूर्व तक का टाइम पीरियड है मित्रों, ठीक। तो ये पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल, नवपाषाण का ये टाइम पीरियड है मित्रों, ठीक। अब उसके बाद में हम लोग आगे बढ़ें तो ये पुरापाषाण काल, ठीक। तो पुरापाषाण काल के टाइम एज क्या है, 6 लाख या 5 लाख से लेकर जो है 10,000 ईसा पूर्व तक का टाइम पीरियड है मित्रों, ठीक। अब इस काल में जो है देखिए, अब पुरापाषाण काल को भी जो है अध्ययन की सुविधा के लिए जो है 3 भागों में बांटकर देखा गया है। लेकिन मित्रों हम लोग को यहाँ रिसर्च नहीं करना, हम लोग को GRF क्वालिफाई नहीं करना है,
हम लोगों को पीएचडी नहीं करनी है। तो इस वजह से हम लोग अपने कंटेंट पर फोकस करेंगे कि क्या हमारे लिए ज़रूरी है और क्या हमारे एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। वैसे तो पढ़ने के लिए दुनिया जहान की बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन हमको बहुत सारी चीज़ें नहीं पढ़नी है। जो हमारे काम का, जो एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है, हमें उस काल की उतनी चीज़ों के बारे में पढ़ना है। ये चीज़ हमेशा याद रखिए। तो अब जैसे पुरा पाषाण काल का 3 भागों में जो क्लासिफिकेशन किया गया, निम्न पुरा पाषाण काल, मध्य पुरा पाषाण काल, उच्च पुरा पाषाण काल, हमें उतना डिटेल में पढ़ने की आवश्यकता नहीं है मित्रों। ठीक, तो हम मोटे तौर पर जो पुरा पाषाण काल तक, जो पुरा पाषाण काल है, ये जो अवधि है मित्रों, ये 6 लाख या 5 लाख से 10,000 ईसा पूर्व तक की ये अवधि है मित्रों। ठीक है, तो हमें इसको अध्ययन करना है। ठीक, तो ये हम इसको एक काल में मानकर इसकी जो सामान्य कैरेक्टरिस्टिक है, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, हम उनका अध्ययन यहाँ पर करेंगे मित्रों। ठीक, और हाँ, साथ साथ में पुरा पाषाण काल के जो साइट्स हैं उनको हम जो है मैप के माध्यम से अध्ययन करते हुए चलेंगे, जो इंपॉर्टेंट है। तो हम देखें पुरा पाषाण काल क्या था। तो इस काल में मानव की जीविका का मुख्य आधार क्या था? शिकार था हमारा, तथा उनके मुख्य हथियार जो है हैंड एक्स था, क्लीवर था और स्क्रैबर था। ठीक है, तो पुरा पाषाण काल में मानव क्या था? ये मुख्य रूप से मित्रों शिकारी था। अभी ये आदिम जीवन जी रहा था और ये जो है कोई व्यवस्थित बस्ती में नहीं रहता था। ये पेड़ों के ऊपर निवास करता था, नदियों से पानी पी लेता था और जानवरों को मारकर शिकार करता था, जानवरों को साथ शिकार करता था, और प्रस्तर के उपकरणों को जो भारी भरकम होते थे उनका प्रयोग जो है शिकार करने के लिए करता था मित्रों। ठीक है, तो इसकी सामान्य कैरेक्टरिस्टिक क्या थी? इस काल में मनुष्य जो है शिकारी था तथा प्रस्तर के उपकरणों का प्रयोग कर जो है शिकार करता था, तथा ये गुफाओं में जो गुफा बनी हुई कहीं मिल जाती थी तो उस गुफाओं में निवास करता था, या पेड़ पौधों के ऊपर ही अपना जीवन यापन करता था मित्रों। ठीक, तो इस काल में मानव की जीविका का मुख्य आधार शिकार था तथा उनके मुख्य हथियार जो था हैंड एक्स था, क्लीवर था और स्क्रैपर था मित्रों। ठीक है, ये क्लीवर स्क्रैपर मतलब क्या था? ये एक तरीके से हथियार मतलब पत्थर के ही औजार होते थे, जिनसे क्या करता था? जानवरों का शिकार करता था, उसे चीरने फाड़ने का काम जो है वो करता था मित्रों। उसके बाद पुरा पाषाण काल के अवशेष हम देखें। जो पुरा पाषाण काल के जो अवशेष हैं मित्रों, वो सोहन नदी घाटी मित्रों पंजाब में है। ठीक है, सोहन नदी घाटी जो कि यहाँ हम लिख दें पंजाब, जो कि पंजाब में है। बेलन नदी घाटी जो कि मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश में है मित्रों। बेलन नदी घाटी ये मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश में है मित्रों। नर्मदा नदी जो मध्य प्रदेश, नर्मदा नदी घाटी मध्य प्रदेश में है मित्रों। और भोपाल के पास में भीमबेटका नामक स्थान से मिलते हैं मित्रों। ठीक, तो ये पुरा पाषाण काल के अवशेष कहाँ से मिलते हैं? पुरा पाषाण काल के अवशेष सोहन नदी घाटी, बेलन नदी घाटी, नर्मदा नदी घाटी, भोपाल के पास भीमबेटका नामक स्थान से मिलते हैं मित्रों। ठीक है, और ये जो भीमबेटका जो है पुरा पाषाण कालीन चित्रित गुफाएं जो हैं मिलती हैं मित्रों। ये पीसीएस में पूछा गया क्वेश्चन है मित्रों कि भीमबेटका की जो गुफाएं हैं हमारी, वो किस काल से संबंधित हैं। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या होगा मित्रों? पुरा पाषाण काल होगा कि पुरा पाषाण काल से भीमबेटका की गुफाएं जो हमारी वो संबंधित हैं। ठीक है, उसके बाद जो है हम पुरा पाषाण काल से संबंधित जो है कुछ महत्वपूर्ण स्थलों की चर्चा कर लेते हैं, जो कि पीसीएस की प्रारंभिक परीक्षा के दृष्टिकोण से इम्पॉर्टेंट है मित्रों। तो इधर हम बनाएंगे अपना मैप। बहुत अच्छा नहीं बना मित्रों, लेकिन आप लोगों के समझने भर का है। ठीक है, तो इसमें अपने कुछ स्थलों को हम प्लांट करेंगे। यहाँ पर स्थित है, जम्मू कश्मीर में स्थित है मित्रों पहलगाम। ठीक, ये जम्मू कश्मीर में स्थित है, पहलगाम नाम है, पहलगाम। ठीक है, यहाँ से क्या मिला है? हस्तकुठार। ठीक है, हस्तकुठार मतलब होता है हस्त कुल्हाड़ी, मतलब हाथ की कुल्हाड़ी। ठीक है, हस्तकुठार यहाँ से प्राप्त हुआ पहलगाम से। यहाँ स्थित है भीमबेटका, यह मध्य प्रदेश में है।
भीम बेटका। आप समझ जाइएगा ये भीम बेटका है, ठीक है। भीम बेटका से क्या मिला है? मानव का सर्वप्रथम चित्रकारी का साक्ष्य, मानव द्वारा सर्वप्रथम चित्रकारी का साक्ष्य, ठीक है। यहाँ भीमबेटका से मित्रों मानव के द्वारा सर्वप्रथम चित्रकारी का साक्ष्य जो है मिला है मित्रों। उसके बाद यहाँ पर है मित्रों चिरकी। क्या नाम है? चिरकी। ये मित्रों चिरकी लिखा है, चिरकी, ठीक। चिरकी से मिला हाथ की कुल्हाड़ी, हाथ कुल्हाड़ी यानी हस्त कुठार, हस्त कुल्हाड़ी मिला है व खुरचुनी। हस्त कुल्हाड़ी मिला मित्रों और खुरचनी मिला है, ठीक है। उसके बाद पल्लवरम यहाँ पर स्थित है, जहाँ से रॉबर्ट बुश फूट ने जो है प्रथम हैंड एक्स प्राप्त किया था। प्रथम हैंड एक्स, ठीक है। इसका नाम है पल्लवरम, पाधल्ला लवरमा, ठीक है। तो ये पल्लवरम है मित्रों। यहाँ से प्रथम हैंड एक्स जो रॉबर्ट बुश फूट ने 1863 ईस्वी में खोजा था, ये है पल्लवरम, ठीक है। उसके बाद जो है यहाँ पर स्थित है आदमगढ़। क्या स्थित है? एक मिनट, यहाँ पर स्थित है, ये आदमगढ़ है, ठीक है। ये मित्रों आदमगढ़ है, ठीक है, याद रखिएगा आदमगढ़, ठीक है। यहाँ से शिल्प के उपकरण मिले हैं, सॉरी, ठीक है। ये हमारा है आदमगढ़, ये आदमगढ़ है मित्रों, ठीक है। आदमगढ़ से यहाँ से मिला शिल्प उपकरण। क्या मिला है? शिल्प उपकरण मिला है मित्रों, ठीक है। शिल्प उपकरण मिला है, ठीक। यहाँ से शिल्प उपकरण मिला है आदमगढ़ से। और यहाँ है हथनौरा। हथनौरा है मित्रों, ये हथनौरा से क्या मिला है? हाथी का प्राचीनतम अवशेष। यहाँ से मिला है हाथी का प्राचीनतम अवशेष, प्राचीनतम अवशेष, ठीक है। ये हथनौरा मित्रों, हथनौरा, यहाँ से हाथी का प्राचीनतम अवशेष जो है मिला है मित्रों। आप साथ साथ में मैप बनाते रहिएगा और लिखते रहिएगा। उसके बाद जो है यहाँ पर स्थित है मित्रों लोहदा नाला। लोहदा नाला, लोहदा नाला उत्तर प्रदेश में स्थित है मित्रों, ये लोहदा नाला, ठीक है। ये लोहदा नाला जो है पशुओं के अवशेष मिले हैं। क्या मिला है? पशुओं के अवशेष, ठीक है। इस लोहदा नाला से पशुओं के जो है अवशेष मिले हैं मित्रों, ठीक है। तो ये मोटे तौर पर जो है पुरापाषाण कालीन जो है स्थल हैं, ठीक है। पुरापाषाण काल के प्रमुख स्थल हैं जिनका जिक्र मैंने यहाँ पर किया है मित्रों, ठीक। अब आगे हम बढ़ते हैं मध्यपाषाण काल। ये मध्यपाषाण काल जो है, ये मध्यपाषाण काल जो है मित्रों ये मध्यपाषाण काल जो मित्रों, इसका जो टाइम पीरियड है मोटे तौर पर ये 10,000 ईसा पूर्व, 10,000 ईसा पूर्व से लेकर जो है 4,000 ईसा पूर्व के आसपास का है। दस हजार ईसा पूर्व से लेकर जो है 10,000 ईसा पूर्व से लेकर जो है, ठीक है, ये 10,000 ईसा पूर्व से लेकर जो है 4,000
ईसा पूर्व तक का समय है हमारा, ठीक है। कौन? मध्य पाषाण काल, आपको पता है। अब मध्य पाषाण काल में क्या आएगा मित्रों? मध्य पाषाण काल के दौरान जो है मित्रों, जो मानव जो था, ठीक है, ये हमारा मानव का विकास जो है अपने मैच्योर फेज में यहाँ पर पहुँचने लगेगा धीरे धीरे मित्रों, ठीक है। क्योंकि हम ये देखते हैं कि जो ये 10,000 ईसा पूर्व तक का समय जो है, यहाँ पर जो है जलवायु में परिवर्तन आता है मित्रों। जलवायु में परिवर्तन के साथ में तकनीक में परिवर्तन आएगा, उसकी भौगोलिक स्थिति में परिवर्तन आएगा मित्रों, और इन सब का प्रभाव जो है वो मनुष्यों के जीवन शैली पर पड़ेगा मित्रों, ठीक है। और यही वो काल था जो 10,000 ईसा पूर्व का समय, ये प्लीस्टोसीन काल के नाम से जाना जाता है। और प्लीस्टोसीन काल में क्या हुआ था कि पृथ्वी जो है धीरे धीरे वो गर्म हो रही थी, और जब पृथ्वी गर्म हुई तो ग्लेशियर पिघले, तो उससे ज़मीन जो है मुक्त हुई। जब ज़मीन मुक्त हुई तो वहाँ पर जो है मानव की गतिविधियाँ जो है, या आदिमानव की गतिविधियाँ जो है बढ़ने लगी थी मित्रों, ठीक है। तो मध्य पाषाण काल में हम देखेंगे कि मनुष्य जो मुख्य रूप से आखेटक हुआ करता था पूरा पाषाण काल में, अब मध्य पाषाण काल में आकर क्या होगा, वो आखेटक के साथ साथ में खाद्य संग्राहक भी होने लगेगा। वो शिकारी की भूमिका में भी आ जाएगा, और जो प्रस्तर के उपकरण जो बनाते थे उनका अब तीर के फॉर्मेट में, यानी इस टाइप का जो प्रस्तर के उपकरण थे उनको अब नुकीला बनाकर इस साइड में इस टाइप का वो बनाने लगेगा। और इसका प्रयोग जो है किस में करेगा, ये प्रस्तर के खंडों में प्रयोग कर, ये जो प्रस्तर के ऊपर का नुकीला था इसको जो है लकड़ी में प्रयोग कर कर जो है ये तीर बनाने लगेगा, और धनुष और तीर के माध्यम से जानवरों का शिकार करने लगेगा, पक्षियों का शिकार करने लगेगा, ठीक है। और इस काल में आकर मनुष्य जो है, जो शिकारी था, शिकारी के साथ साथ में वो खाद्य संग्रह का भी काम जो है करने लगेगा। बस्तियों में जो है थोड़ा बहुत सेटलमेंट देखने को मिलेगा। उसके बाद हम देखते हैं कि इस काल में जो है मनुष्य जो है अनेक गतिविधियों, मनुष्य के जो गतिविधियाँ थी उसमें काफ़ी परिवर्तन आने लगेगा इस काल में। तो हम देखें मित्रों, तो इस काल में मानव की जीविका का प्रमुख आधार जो था शिकार के साथ ही इस समय पशुपालन भी जो है, पशुपालन के भी साक्ष्य मिलते हैं, यानी शिकार के साथ पशुपालन भी का भी साक्ष्य यहाँ मिलने लगेगा। मध्य पाषाण काल में प्रयुक्त होने वाले प्रमुख उपकरण जो थे वो छोटे होते थे, यानी पूरा पाषाण काल में जो उपकरण होते थे वो भारी भरकम होते थे। तो जैसे जैसे समय में परिवर्तन आया वैसे वैसे तकनीक में परिवर्तन आया। अब औजार क्या होंगे, जो पत्थर के या प्रस्तर के उपकरण बनते थे वो अब छोटे बनाए जाने लगेंगे, उसमें पैनापन आने लगेगा, उसमें हल्कापन होगा, जिससे शिकार करने में सहूलियत होती थी मित्रों, ठीक है। तो इसे क्या कहते थे, माइक्रोलिथ भी कहा जाता है, ठीक। आदमगढ़ जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है, आदमगढ़ जो मध्य प्रदेश में स्थित है, तथा बागौर जो कि राजस्थान में स्थित है, यहाँ से जो है पशुपालन का प्राचीनतम जो है साक्ष्य मिला है, ठीक है मित्रों। तो आदमगढ़ मध्य प्रदेश और बागौर जो राजस्थान में स्थित है, यहाँ से पशुपालन का जो है प्राचीनतम साक्ष्य जो है देखने को मिलेगा मित्रों। मध्य पाषाण काल के प्रमुख स्थल क्या क्या है, बागौर जो राजस्थान में है, आदमगढ़ जो मध्य प्रदेश में है मित्रों, और लखनाज जो कि गुजरात में है मित्रों, सराय नहर राय उत्तर प्रदेश में है मित्रों, उसका महदहा ये भी उत्तर प्रदेश में है मित्रों, ठीक है। तो इतने जो है मध्य पाषाण काल के इतने जो हमारे स्थल हैं हमारे, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है मित्रों। तो इस काल में चित्रित शैल गुफाएं भीमबेटका, आदमगढ़, मोरहाना पहाड़ आदि से प्राप्त हुए हैं मित्रों, ठीक है। तो ये इसके प्रमुख साइट्स हैं, और ये जो चित्र शैली की गुफाएं हैं भीमबेटका, आदमगढ़ और मोरहाना पहाड़ से भी जो है प्राप्त होती हैं मित्रों। अब हम मध्य पाषाण काल के कुछ प्रमुख स्थलों के बारे में और उनसे क्या क्या प्राप्त हुआ है जो कि प्रारंभिक परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है, उनको हम एक मैप के माध्यम से हम यहाँ पर देख लेंगे मित्रों। आप लोगों से गुजारिश है कि आप भी मैप बनाकर और साथ ही साथ में अपने नोट्स में वैसे ही करते रहिए, जैसा मैं बना रहा हूँ उसी के साथ उसी को जो है आप भी फॉलो करेंगे मित्रों, ठीक है। ठीक है, मोटे तौर पर मित्रों हमारा मैप जो है बन गया है। अब हम देखेंगे यहाँ पर प्लाट कर लेंगे जो महत्वपूर्ण स्थल है हमारे। ठीक है, यहाँ पर है हमारा लखनाज, जिसके बारे में अभी हमने पढ़ा, लखनाज है ये, ठीक।
यहाँ पर स्थित है बागोर। ठीक, यहाँ पर स्थित है कहीं आदमगढ़। ठीक, ये आदमगढ़ है मित्रों। यहाँ पर स्थित है नेवासा। ठीक है, यहाँ पर स्थित टेरी, तमिलनाडु में है। यहाँ पर है सराय नाहर राय। सराय नाहर राय, यहाँ पर सराय नाहर राय है मित्रों। यहाँ पर हमारा चौपानी मांडो मित्रों, चौपानी मांडो। यहाँ पर हमारा कहीं दमदमा है। ये उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में पड़ता है मित्रों। और ये जो है हमारा, ये माहदहा है, माहदहा। ठीक है, तो ये हमारे कुछ महत्वपूर्ण जो है मित्रों, ये 9 पाषाणिक स्थल हैं जिनका हम जिक्र करेंगे। अब एक एक करके हम जिक्र करेंगे मित्रों, और हो सके तो आप भी नोट करते रहिएगा। ठीक है, क्योंकि हो सकता है यहाँ राइटिंग थोड़ी गंदी हो जाए, तो आप लोग जो अपने जो नोट्स बनाइएगा उसमें आप लोग उसे नोट कर लीजिएगा। ठीक है, थोड़ा ठीक से नोट कर लीजिएगा। ये जो लखनाज है मित्रों, यहाँ से 14 मानव कंकाल मिले हैं, 14 मानव कंकाल। ठीक, यहाँ जो है 14 मानव कंकाल मिले हैं। कहाँ से? लखनाज से मिले हैं। ये जो नेवासा है मित्रों, ये मध्य पुरा पाषाण काल का जो है प्रारूप स्थल है। ठीक है, ये मध्य पाषाण काल का प्रारूप स्थल है, मित्रों। ठीक है, ये नेवासा जो है ये मध्य पाषाण काल का प्रारूप स्थल है मित्रों, कहा जाता है। लखनाज से 14 मानव कंकाल मिला है मित्रों। टेरी से जो है, यहाँ से मिला है प्रस्तर उद्योग का कच्चा माल, प्रस्तर उद्योग का कच्चा माल। ठीक है, ये टेरी से मिला है, प्रस्तर उद्योग का कच्चा माल मिला है मित्रों। ठीक है, और ये आदमगढ़ है और ये बागोर है। ठीक है, ये आदमगढ़ है और ये जो है बागोर है। तो आदमगढ़ और बागोर से दोनों में क्या मिला है? पशुपालन का प्रथम साक्ष्य, पशुपालन का साक्ष्य। ये पशुपालन का साक्ष्य मिला है। ठीक है, पशुपालन का साक्ष्य। ठीक है, पशुपालन का साक्ष्य मिला है आदमगढ़ और बागोर से पशुपालन का साक्ष्य मिला है। उसके बाद जो मित्रों चौपानी मांडो मिला है, चौपानी मांडो, ये चौपानी मांडो से मिला है। क्या मिला है? मिट्टी के बर्तन का प्राचीनतम साक्ष्य। क्या मिला है? मिट्टी के बर्तन का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिला है? ये चौपानी मांडो से। ठीक है, ये चौपानी मांडो है, यहाँ से मिट्टी के बर्तन का प्राचीनतम साक्ष्य मिला है मित्रों। ठीक है, और उसके बाद जो है दमदमा से क्या मिला है? एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल। दमदमा जो कि उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में स्थित है, ये एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल मिला है। ठीक है, ये एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल दमदमा से मिला है मित्रों। और मादहा से क्या मिला है? स्त्री व पुरुष के एक साथ दफनाए गए हैं। और ये जो मादहा है, यहाँ पर स्त्री और पुरुष एक साथ दफनाए गए हैं, यानी स्त्री और प्लस पुरुष
स्त्री पुरुष एक साथ, ठीक है, दफनाए गए हैं, दफनाए, स्त्री पुरुष जो एक साथ जो है दफनाए गए हैं मित्रों, ठीक है, कहाँ से, मादहा से गए हैं, ठीक है। तो कुल मिलाकर ये हमारा मध्य पाषाण काल का जो है महत्वपूर्ण स्थल है, उनके कैरेक्टरिस्टिक है कि उनसे क्या क्या चीज़ें जो है मिली हैं मित्रों, ठीक है। अब अगला हम आगे पढ़ेंगे नवपाषाण काल के बारे में, ठीक है। नवपाषाण काल, एक मिनट मित्रों, नवपाषाण काल मित्रों। तो नवपाषाण काल अगर मोटे तौर पर हम देखें तो नवपाषाण काल की जो कालावधि क्या है, वो मोटे तौर पर जो है 7000 ईसा पूर्व से लेकर BC से लेकर 3800 BC तक, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, ठीक है, पहले हम बता चुके हैं इसके बारे में। तो नवपाषाण काल क्या था, तो मित्रों नवपाषाण काल में हम देखते हैं फिर आगे वही होगा कि पृथ्वी नवपाषाण काल में आकर धीरे धीरे और गर्म होगी, तकनीक में और ज़्यादा परिवर्तन, पृथ्वी और ज़्यादा गर्म होगी। जब पृथ्वी गर्म होगी तो आबाद भूमि और ज़्यादा बढ़ेगी, जनसंख्या पहले की तुलना बढ़ेगी, तो ये सारी चीज़ें बढ़ेगी, तो साथ साथ में तकनीकी भी परिवर्तन आएगा, ठीक है, और जलवायु में भी परिवर्तन आएगा। तो ओवरऑल क्या हो, ये तकनीक में, जलवायु में, जनसंख्या में, इन सब सारी चीज़ों में परिवर्तन आएगा और इसका प्रभाव जो है मानव की गतिविधियों पर, आदिम मानव की गतिविधियों पर भी देखने को मिलेगा मित्रों, ठीक है। तो नवपाषाण काल में क्या आएगा, प्रस्तर के उपकरण यहाँ भी वही चलते रहेंगे मित्रों, उसमें और शार्पनेस आएगी, पैनापन और ज़्यादा आएगा कि जिससे कि और सहूलियत के साथ में अपना शिकार कर सके मित्रों। नवपाषाण काल में हम देखते हैं कई परिवर्तन ऐसे हुए थे मित्रों कि जिसके कारण जो है इसको जो है नवपाषाण क्रांति की भी विभिन्न विद्वानों ने इसे नवपाषाण क्रांति की भी संज्ञा दी है। अब नवपाषाण क्रांति कैसे है, हम देखते हैं कि नवपाषाण काल में आकर मित्रों जो है हमें कृषि का जो है साक्ष्य मिलने लगता है। मेहरगढ़ नामक जो स्थल है हमारा, वहाँ से भारतीय उपमहाद्वीप में जो है कृषि के जो है प्राचीनतम प्रमाण मिलने लगते हैं, जो कि करीब करीब 7000 ईसा पूर्व का है मित्रों, ठीक है। और अगर हम बात करें कि भारत में जो है कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य, अभी जो एक नया स्थल खोजा गया है लहुरा देव है, ठीक है, वहाँ से 8 से 9000 ईसा पूर्व के पहले का धान की जो है काल जो है चावल की खेती के साक्ष्य मिले हैं, ठीक है। तो अगर ऑप्शन में आए कि खेती का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिला है, ऑप्शन में मेहरगढ़ रहेगा तो मेहरगढ़ लगाएंगे, और अगर मेहरगढ़ और लहुरा देव रहेगा और मेहरगढ़ लहुरा देव दोनों रहेगा तो लहुरा देव हम लोग लगाएंगे, क्योंकि वहाँ पर चावल की खेती का प्राचीनतम साक्ष्य 8000 से 9000 ईसा पूर्व में मिला है, मेहरगढ़ से 7000 ईसा पूर्व मिला है, ठीक। और एक स्थल और भी है मित्रों, कोल्डी हवा, ये इलाहाबाद में स्थित है, यहाँ पर 6000 ईसा पूर्व के आसपास चावल की भूसी का साक्ष्य मिला है मित्रों, ठीक है। तो तीनों में ये टेक्निकल है मित्रों, लहुरा देव, मेहरगढ़ और कोल्डी हवा, ठीक। तो आगे हम देखते हैं कि जो नवपाषाण काल है, तो नवपाषाण कालीन प्रथम प्रस्तर के उपकरण टोंस नदी घाटी, जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है, 1860 ईस्वी में लेनमे सूरियर ने प्राप्त किया था, ठीक। तो नवपाषाण काल का जो प्रथम साक्ष्य था वह टोंस नदी घाटी में 1860 ईस्वी में लेनमे सूरियर ने प्राप्त किया था मित्रों। उसके बाद हम देखें नवपाषाण काल की अन्य महत्वपूर्ण जो कैरेक्टरिस्टिक है कि नवपाषाण कालीन प्राचीनतम बस्ती क्या है, मेहरगढ़ है मित्रों, जैसे कि अभी हमने बताया है, कि ठीक है, नवपाषाण कालीन प्राचीनतम बस्ती जो है, एक मिनट, ठीक है, चलिए ये समझिए, ठीक है, नवपाषाण कालीन प्राचीनतम बस्ती जो है मेहरगढ़ है मित्रों, ठीक है। ठीक है, तो नवपाषाण कालीन प्राचीनतम बस्ती जो है मित्रों मेहरगढ़ है, जो अब पाकिस्तान में है मित्रों, ठीक। मेहरगढ़ से कृषि करने के प्राचीनतम साक्ष्य जो है मिलते हैं मित्रों, ठीक है। और ब्रैकेट में किसके साक्ष्य मिलते हैं, यहाँ से गेहूं के साक्ष्य जो है मिलते हैं, ठीक।
तो मेहरगढ़ से कृषि करने के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं जो गेहूं के हैं। ठीक, और इस काल में मानव ने अस्थायी निवास करना प्रारंभ कर दिया था। ठीक, नवपाषाण काल में अस्थायी बस्तियां जो है होने लगी थी मित्रों। तो इस काल में एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि नवपाषाण काल में तो क्रांति कैसे थी, ये थोड़ा मैं शायद मैं भूल गया हूँ। तो नवपाषाण काल में क्रांति कैसे थी, तो हम क्रांति ऐसे थी मित्रों कि पूरा पाषाण काल में देखिए अग्नि के बारे में जानकारी थी मित्रों। जो आदिमानव थे उन्हें अग्नि के बारे में जानकारी तो पूरा पाषाण काल से थी, लेकिन नवपाषाण काल में आकर वो जो है अग्नि का प्रयोग करना सीख गए थे मित्रों। अब अग्नि का प्रयोग करना सीख गए तो उससे क्या फ़ायदा हुआ, उससे ये फ़ायदा हुआ कि जो मांस पहले कच्चा खाते थे अब उसे वो भुना हुआ खाने लगे। ठीक, भून कर खाने लगे तो उसमें स्वादिष्ट होने लगा। अनाज की खेती होने लगी, अनाज की खेती हुई तो उससे क्या होने लगा, उनके पास खादान आने लगे, उसका स्टोर करने लगे। तो जब अग्नि जलाना सीख गए, खादान को स्टोर करना सीख गए, साथ ही साथ चाक निर्मित बर्तन का प्रयोग करना सीख गए, मतलब चाक से बर्तन बनाने की कला का विकास हो गया। चक्का का आविष्कार हो गया, जिससे बैलगाड़ी वगैरह चलने लगी। तो मित्रों परिवहन डेवलप हो गया। ठीक, अग्नि का प्रयोग हुआ तो अस्थायी उससे खादान, अग्नि और खादान से जो है कहीं ना कहीं उनकी खाद्य आवश्यकताओं की पूर्ति होने लगी। बैलगाड़ी से आधारभूत ढांचा का विकास होने लगा। मिट्टी के बर्तन से उनके मतलब उसको यूज करना सीख गए तो उसमें वो लोग खाना वगैरह या अन्य गतिविधियों में उसका प्रयोग करने लगे। तो इससे हुआ क्या, ये धीरे धीरे एक परमानेंट सेटलमेंट की तरफ मनुष्य जो है बढ़ने लगा था मित्रों। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए इसे नवपाषाण क्रांति की संज्ञा दी गई है मित्रों। तो वही हम देखते हैं कि यहाँ पर अग्नि का उपयोग करना मानव ने इसी काल में सीखा। फिर दूसरा अगला पॉइंट है कि नवपाषाण काल के अंतिम चरण में हम देखते हैं धातुओं का प्रयोग प्रारंभ हो गया था। ठीक है, तथा सर्वप्रथम प्रयोग की जाने वाली धातु क्या थी, वो तांबा थी मित्रों। ठीक है, यानी नवपाषाण काल का जो अंतिम चरण था 4 से 5 हजार ईसा पूर्व के आसपास में, तो वहाँ मानव जो है तांबा नामक धातु का जो है प्रयोग करने लगा था। और आगे हम जब पढ़ेंगे मित्रों, यहीं से जो है ताम्रपाषाण युग की भी जो है शुरुआत हो जाएगी कि जहाँ पर मनुष्य पाषाण उपकरणों के साथ साथ जो है तांबे के उपकरणों का भी प्रयोग करना प्रारंभ कर देगा। तो आगे हम पॉइंट देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट, कि नवपाषाण कालीन प्रमुख स्थल, जो इसके प्रमुख स्थल जो है मित्रों कौन कौन से नवपाषाण काल के, बुर्जा होम है मित्रों, तथा गुफ कराल है मित्रों, ये कश्मीर में है। और कोल्डी हवा, यहाँ पर बुर्जा होम और गुफ कराल है मित्रों। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो है मनुष्य के साथ में जानवरों को दफनाने का साक्ष्य मिलेगा, हम आगे पढ़ेंगे इसमें। ठीक, उसके बाद मित्रों जो कोल्डी हवा इलाहाबाद में है। ठीक है, कोल्डी हवा जो है इलाहाबाद में है मित्रों। हमने अभी पढ़ा था कि चावल की भूसी का प्राचीनतम साक्ष्य मिलता है, ये 6500 ईसा पूर्व के आसपास का समय है मित्रों। ठीक है, ये जो कोल्डी हवा है यहाँ पर 6500 ईसा पूर्व के आसपास जो क्या है, यहाँ चावल की भूसी प्राप्त हुई मित्रों। उसके बाद जो महागढ़ा है हमारा, ये इलाहाबाद में जो है मित्रों स्थित है हमारा महागढ़ा। ठीक, तो हम लोग इसको अभी जो है मैप में प्लांट करके जो है हम देखेंगे कि इसमें जो है कौन कौन से स्थल, कौन से प्रमुख स्थल, उनके क्या खास बातें हैं। ठीक, महत्वपूर्ण स्थल ये हैं मित्रों। ठीक, अब बुर्जा होम तथा गुप्तकराल के लोग जो है गर्त आवास में रहते थे। अभी ऊपर बताए हैं, बुर्जा होम के एक कब्र से मालिक के साथ में कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य या प्रमाण जो है मिला है मित्रों। ठीक है, उसके बाद कोल्डी हवा, जो कि अभी हमने ऊपर चर्चा किया है, यहाँ पर चावल का प्राचीनतम साक्ष्य जो है मिलता है मित्रों। ठीक है, कोल्डी हवा क्या है मित्रों, वो कोल्डी हवा क्या है, उसको चावल का प्राचीनतम साक्ष्य है। यहाँ पर चावल की भूसी मिली है मित्रों, चावल की भूसी का प्राचीनतम साक्ष्य मिला है मित्रों। और वैसे जो है चावल का जो प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ पर है, वो लहुरा देव है मित्रों। ठीक है, यहाँ पर आप नोट कर लीजिए, लहुरा देव। ठीक है, लहुरा देव से क्या मिला है, चावल की खेती का प्राचीनतम साक्ष्य, चावल की खेती का प्राचीनतम साक्ष्य, चावल की खेती का जो है प्राचीनतम साक्ष्य। ठीक है, तो ये जो लहुरा देव है मित्रों, यहाँ से 8000 से लेकर 9000 ईसा पूर्व के बीच में चावल की खेती का प्राचीनतम साक्ष्य मिला है। ठीक, और ये जो कोल्डी हवा है मित्रों, यहाँ पर जो है 6500 ईसा पूर्व के आसपास की ये साइड से, हमने ये भी ऊपर लिखा था। और यहाँ पर क्या मिला है, चावल की भूसी का प्राचीनतम प्रमाण जो है मिलता है मित्रों। ठीक है, चलिए अब हम आगे देखते हैं। अब यहाँ पर हम बना लेंगे मैप,
और फिर हम नवपाषाण काल के प्रमुख स्थलों का जो है जिक्र जो है करेंगे। ठीक है। ये मोटे तौर पर हमारा जो है मैप बन गया। ठीक है। तो अब नवपाषाण काल के जो हम प्रमुख स्थलों का इसमें जो जिक्र करेंगे, उसमें कौन कौन से स्थल हैं। उसमें एक तो मित्र हमारा बुर्जाहोम है, एक तो मित्र यहाँ पर बुर्जाहोम है, यहाँ पर हमारा गुफ कराल है, ये जम्मू कश्मीर में की साइटें हैं मित्रों। बुर्जाहोम, गुफ कराल ये जम्मू कश्मीर की साइटें हैं मित्रों। यहाँ पर कोल्डी हवा है, कोल्डी हवा है मित्रों, वही इलाहाबाद में चावल की भूसी का प्राचीनतम प्रमाण। यहाँ पर नेवासा है मित्रों, ये नेवासा है मित्रों, नेवासा है ये। ठीक है, यहाँ नेवासा है मित्रों। और यहाँ पर कहीं चिरांद है, चिरांद है, ये बिहार में पड़ता है। यहाँ पर हमारा संगन कल्लू है, यहाँ पर मित्र हमारा संगन कल्लू है। यहाँ पर हमारा कहीं मेहरगढ़ है, मेहरगढ़, मेहरगढ़ है। यहाँ पर हमारा पिक्कली है कहीं, पीक का अधक का पिक्कली, ये पिक्कली हल है मित्रों। ठीक है, पिक्कली हल है। ठीक, संगन कल्लू हो गया, पिक्कली हल हो गया। ठीक है, ये इतना मित्रों महत्वपूर्ण साइट्स है। ठीक है, अब जो है हम एक एक करके जो है इनका हम जिक्र कर लेते हैं। ठीक है, ये जो है बुर्जाहोम, ये बुर्जाहोम और गुपकराल, यहाँ पर मानव के साथ में पालतू कुत्ते का समाधान मिला है मित्रों। यानी मानव के साथ साथ में पालतू कुत्ता दफनाया गया था, ये आप इसे नोट कर लेंगे। यानी मानव के साथ में पालतू कुत्ता दफनाया गया है, मानव के साथ में पालतू कुत्ता दफनाया गया है। ठीक है, तो मानव के साथ पालतू कुत्ता दफनाया गया बुर्जाहोम गुपकराल में। कोल्डी हवा से हुई धान की भूसी का प्राचीनतम साक्ष्य है, धान की भूसी का प्राचीनतम साक्ष्य मित्रों। उसके बाद जो है चिरांद, चिरांद से क्या मिला है, यहाँ पर प्रचुर मात्रा में हड्डी का उपकरण मिला है, प्रचुर मात्रा में, यहाँ पर प्रचुर मात्रा में जो है हड्डी का उपकरण मिला है मित्रों। ठीक है, ये चिरांद से जो है प्रचुर मात्रा में जो हड्डी का उपकरण मिला है मित्रों। और ये जो हड्डी के उपकरण हैं वो ज़्यादातर जो है उसके हिरन के सींगों के बनाए गए मित्रों। ठीक है, उसके बाद जो नेवासा है, ये नेवासा सूती वस्त्र का साक्ष्य मिला है, यहाँ से सूती वस्त्र का साक्ष्य मिला है मित्रों। नेवासा से सूती वस्त्र का साक्ष्य, यहाँ पर जो सूती वस्त्र का साक्ष्य मिला है मित्रों नेवासा से। उसके बाद जो है पिक्कली हल, जो है पिक्कली हल से मित्रों राख का ढेर व निवास स्थल मिला है, राख का ढेर चलिए यहाँ तो पिक्कली हल से मित्रों क्या मिला, राख का ढेर और निवास स्थल दोनों यहाँ से मिला है, राख का ढेर व निवास स्थल।
ठीक है, दोनों। टिक्कली हल से क्या मिला है, राख का ढेर, निवास स्थल दोनों मिला है मित्रों। और संगन कल्लू से मिला है राख का टीला, यहाँ से मिला है राख का टीला मिला मित्रों, ठीक है, संगन कल्लू से राख का टीला मिला है। और इसे क्या कहा जाता है, मवेशी का बाड़ा स्थल मित्रों, ठीक है, मवेशी का, ठीक है, बाड़ा स्थल, इसे जो है मित्रों मवेशी का जो है बाड़ा स्थल भी कहा जाता है संगन कल्लू को, यहाँ से जो राख का टीला मिला है, ठीक। तो मोटे तौर पे ये प्राचीन भारतीय स्थल हो गए जो महत्वपूर्ण स्थल है मित्रों, ठीक। अब हम जो है आगे बढ़ेंगे, यहाँ से हमारा प्राचीन वो नवपाषाण काल खत्म हो जाता है। अब आएंगे ताम्रपाषाण काल। एक मिनट मित्रों, ज़रा पानी पी लेते हैं। अब जब ताम्रपाषाण काल मित्रों, ताम्रपाषाण काल इतिहास की उस अवस्था का बोध कराता है जब हमें जो है प्रस्तर उपकरणों के साथ साथ में तांबे के उपकरणों का भी प्रयोग होने लगा था मित्रों। यानी मनुष्य ने अपने सभ्यता के विकास के क्रम में सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया था, तो उत्तर होगा हमारा तांबा। तो नवपाषाण काल तक का काल के पहले तक का जो काल था वहाँ पर किसी धातु का प्रयोग नहीं होता था, सारा मुख्य रूप से प्रस्तर के उपकरणों से ही या हड्डियों के उपकरण ही बनाए जाते थे। अब मानो इस काल में आकर जो है राजस्थान के खेतरी खान से जो है तांबा भी प्राप्त करने लगता है, और यहाँ से क्या होता है, ताम्रपाषाणिक कालिक संस्कृतियों का उद्भव होता है। इसे ताम्रपाषाणिक या नव ताम्रपाषाण कालिक संस्कृति भी कहते हैं मित्रों, ठीक है, क्योंकि तांबे पर आधारित थी यह संस्कृति, इसलिए ताम्रपाषाणिक संस्कृति जो है कहलाई थी मित्रों। और इसका जो काल था, और इसका जो काल था मित्रों, ये मोटे तौर पर, इसका जो काल था मित्रों ये मोटे तौर पर कब था, ये 3800 ईसा पूर्व के 3800 बीसी के बाद में माना गया है। 3800 बीसी के बाद, 3800 ईसा पूर्व के बाद का जो समय है ये ताम्रपाषाण काल संस्कृति का कहलाता है मित्रों, ठीक है। अब इसमें जो है ये ताम्रपाषाणिक संस्कृतियाँ जो है धीरे धीरे ऐसा मानते, विभिन्न इतिहासकार हैं उनका मानना है कि बहुत इतिहासकार ऐसा मानते हैं कि ताम्रपाषाणिक कालिक जो स्थल है उन्हीं से हड़प्पा सभ्यता का विकास हुआ है। तो इसे हम आगे देखेंगे फिलहाल। तो ताम्रपाषाण काल जो संस्कृति है ये प्रागैतिहासिक काल के मानव के द्वारा प्रयोग में लाई गई प्रथम धातु जो है तांबा थी, ठीक। इसके बाद इस काल में तांबे का प्रयोग के साथ साथ प्रस्तर के औजारों का प्रयोग बड़ी मात्रा में होता था मित्रों, अतः इस काल को ताम्रपाषाणिक संस्कृति कहते हैं, ठीक। अब संपूर्ण भारत में ग्रामीण कृषक समुदायों का गठन, जो ग्रामीण जो कृषक समुदाय थे उनका गठन इसी काल में हुआ और आधुनिक भारतीय ग्रामीण समाज की जो है नींव पड़ी थी मित्रों, ठीक। और इस काल में विभिन्न संस्कृतियों का जो है उदय होता है। हम देखते हैं इसमें आहार संस्कृति का, इसमें हम देखते हैं कायथा संस्कृति का, और इसमें हम देखते हैं जोरबे संस्कृति का ये उदय होते हुए देखते हैं मित्रों, ठीक है। ये आहार और कायथा संस्कृतियाँ ये राजस्थान में स्थित थी मित्रों। ये जो जोरबे संस्कृति थी ये महाराष्ट्र की जो है संस्कृति थी मित्रों, ठीक है। उसके बाद जो है संस्कृतियाँ थी मित्रों, ठीक। तो इस काल में जो है विभिन्न संस्कृतियों का उदय हुआ, जैसे आहार संस्कृति, जैसे कायथा संस्कृति और जैसे जोरबे संस्कृति, ठीक है। ये ताम्रपाषाणिक काल के विभिन्न क्षेत्रों में पाए गए स्थल थे, इनके कुछ अपने कैरेक्टरिस्टिक थे, इस वजह से इनके स्थल के आधार पर एक संस्कृति के रूप में आइडेंटिफाई किया गया है, इसलिए इसे आहार संस्कृति, कायथा और जोरबे संस्कृति के नाम से जाना जाता है मित्रों। तो ताम्रपाषाण काल के जो प्रमुख स्थल है मित्रों, प्रमुख स्थल है कौन कौन सा है, नवदा टोली जो कि मालवा में है, नेवासा ये महाराष्ट्र में स्थित है, इनाम गांव ये भी महाराष्ट्र में स्थित है, और दईमाबाद ये महाराष्ट्र में स्थित है। यानी नवदा टोली जो मालवा में स्थित है, नेवासा, इनाम गांव और दईमाबाद ये महाराष्ट्र में स्थित है, इसके प्रमुख स्थल हैं मित्रों। अभी हम इन स्थलों का मैप बनाकर अलग से हम चर्चा करेंगे जो प्रमुख स्थल हैं, ठीक, उसमें आप टेंशन ना लीजिएगा। उसके बाद इस संस्कृति के लोग मिट्टी के गारे तथा नरकुल आदि का वृत्ताकार, ठीक है, तथा आयताकार, वृत्ताकार तथा आयताकार घर बनाकर जो है रहते थे, ठीक है। हम लोग आज भी अगर ग्रामीण परिवेश में जाकर हम देखते हैं मित्रों, तो आज भी जो है हमारे वहाँ गांव में जो है एक कहते हैं उसे छपरा सिस्टम कहते हैं, हमारे यहाँ तो छपरा ही कहते हैं, पता नहीं आप लोग यहाँ जो भी कहते हो, कि जिसे घास फूस की जो एक अस्थायी रूप से जो आवास बनाया जाता है,
वो मिट्टी का एक दीवार खड़ी की जाती है और उसके ऊपर जो है छप्पर डाल दिया जाता है। तो हम लोग कहते हैं छप्पर वाला आवास, आज भी देखने को मिलता है। तो वही कहते हैं कि इसकी शुरुआत मित्रों देखो कब हुई थी, ताम्र पाषाण कालिक संस्कृति से हुई थी। आज के करीब करीब 2500 उधर जाइए और 2000 करीब आज से करीब 4,500 से 5,000 ईसा पूर्व की है ये डेवलपमेंट। तो इस संस्कृति के लोग मिट्टी के गारे तथा नरकुल आदि से वृत्ताकार तथा आयताकार घर बनाते थे। ये आज भी देखने को मिलता है ग्रामीण परिवेश में मित्रों। और इस समय जो है मातृ देवी की पूजा जो है प्रचलित थी। ठीक, मातृ देवी की पूजा भी होने लगी थी। और इनाम गांव जो मध्य प्रदेश में स्थित है, यहाँ पर किलेबंद बस्ती थी जो चारों ओर से खाई से घिरी हुई थी। ठीक है, जैसे आज भी मित्रों, जैसे मतलब ये कोई जैसे बस्ती थी तो क्या था इनाम गांव, ये बस्ती थी। ठीक है, और ये क्या थी, ऐसे किलाबंद थी। ठीक, ये ऐसे किलाबंद थी और इसके चारों ओर क्या था, खाई से बना हुआ था। ठीक है, तो मतलब मान के चलिए ऐसे कोई चौड़ी खाई बना दी, ये खाई बना दी, इसके चारों तरफ ये घेर दिए और ये जो बस्ती है, मान के चलिए ये बस्ती है। ठीक है, बस्ती से जुड़ी हुई ऐसे खाई बन गई और इसके चारों ओर इसका दुर्गीकरण कर दिया गया। ठीक, तो ये इसका शेप था मित्रों। अब हम मित्रों यहाँ पर जो है हम ताम्र पाषाण काल से जुड़े हुए स्थलों की जो है चर्चा कर लें। ठीक है, मैप के माध्यम से ताम्र पाषाण काल से जुड़े हुए स्थलों की जो है चर्चा कर लें, फिर हम वही अपना मैप बनाएंगे। सॉरी, ये सही नहीं बना। ठीक है, ये मान कर चलिए मोटे तौर पर हमारा एक मैप बन गया मित्रों। ठीक है, अब हम थोड़ा ताम्र पाषाण कालिक स्थलों की हम चर्चा करें तो यहाँ अहाड़ था, एक मिनट मित्रों। ठीक है, तो ये अहाड़ था यहाँ कहीं नवदा टोली थी, नवदा टोली थी हमारी, यहाँ नवासा था, यहाँ दैमाबाद था, यहाँ इनाम गांव था, यहाँ अतिरपक्कम था, ठीक है। ये मित्रों जो हमारा मोटे तौर पे स्थल था। ठीक, तो ये जो अहाड़ था मित्रों, ठीक है, इसका प्राचीन नाम ताम्बवती था। ठीक है, क्या था, प्राचीन नाम ताम्बवती था। ये जो अहाड़ था मित्रों, इसका प्राचीन नाम जो है ताम्बवती था। ठीक, और ये जो नवदा टोली था मित्रों, ये मध्य प्रदेश की साइड थी। ठीक है, मध्य प्रदेश की साइड थी। यहाँ पर चित्रित काले व लाल मृदुभांड, यहाँ पर मित्रों चित्रित काले व लाल मृदुभांड जो है पाए गए हैं। ठीक है, उसके बाद जो है नवदा टोली से चित्रित काले व लाल मृदुभांड पाए गए हैं। उसके बाद जो नेवासा है मित्रों, यहाँ से पटसन का प्रथम साक्ष्य मिलता है। ठीक, पटसन का प्रथम साक्ष्य, पटसन का जो है प्रथम साक्ष्य जो है मिलता है मित्रों। ठीक, उसके बाद जो दैमाबाद है, दैमाबाद में यह ताम्रपाषाण काल की सबसे बड़ी बस्ती है। ताम्रपाषाण काल की सबसे बड़ी बस्ती है। ठीक है,
ये ताम्र पाषाण काल की सबसे बड़ी बस्ती है। दैमाबाद जो है ताम्र पाषाण काल की जो है सबसे बड़ी बस्ती है मित्रों, ठीक है। और यहाँ से और क्या प्राप्त हुआ है, यहाँ पर तांबे के 4 खिलौने प्राप्त हुए, ठीक। यहाँ से और क्या प्राप्त हुआ है, यहाँ से जो है मित्रों तांबे के 4 खिलौने, यहाँ से मित्रों जो है तांबे के 4 खिलौने जो है प्राप्त हुए हैं, ठीक है। यहाँ से तांबे के 4 खिलौने प्राप्त हुए मित्रों, जो क्या क्या है, रथ चलाता मनुष्य, रथ चलाता मनुष्य है मित्रों एक, दूसरा है मित्रों सांड, तीसरा मित्रों गैंडा, और चौथा मित्रों हाथी, ठीक है। ये पाए गए हैं, ठीक। रथ चलाता हुआ मनुष्य, सांड, गैंडा और हाथी, ठीक। ये जो 4 खिलौने पाए गए हैं दैमाबाद से, इसमें ये हैं, ठीक। उसके बाद जो इनाम गांव है, यहाँ पर कच्ची मिट्टी का मकान, हमने पहले ही बोला है कि इनाम गांव जो है महाराष्ट्र में स्थित था। यहाँ पर कच्ची मिट्टी का मकान मिला है और गोलाकार गड्ढे वाला मकान, ठीक। कच्ची मिट्टी का मकान, कच्ची मिट्टी का मकान, कच्ची मिट्टी का मकान मिला है, कच्ची मिट्टी का मकान मिला है, और क्या मिला है, गोलाकार गड्ढे वाला मकान, और जो गोलाकार गड्ढे वाला मकान, और गोलाकार गड्ढे वाला मकान मिला है मित्रों, ठीक है। और यहाँ पर अतिरपक्कम से मिला है तांबे की कुल्हाड़ी, तांबे की कुल्हाड़ी मिली मित्रों, ठीक है। यहाँ से अतिरपक्कम से तांबे की जो है कुल्हाड़ी मिली है मित्रों। तो इस प्रकार से मित्रों आज हमने जो है अपनी जर्नी जो है प्राक इतिहास की पूरी कर ली है, जिसमें प्राक इतिहास में पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल, नवपाषाण काल और ताम्र पाषाण काल को हमने आज कवर किया होलिस्टिक वे में, ठीक है। अब मित्रों अगर हम देखें, अगर क्वेश्चन आ जाए कि मानव सभ्यता के विकास के क्रम को क्रम से लगाइए, तो हमारा आंसर क्या होगा, पहले पुरापाषाण काल, फिर मध्यपाषाण काल, फिर नवपाषाण काल, फिर ताम्रपाषाण काल होगा। ये क्वेश्चन कभी भी बन सकता है मित्रों, ठीक है। अगर हम देखें कि कालखंड के इतिहास से, कालखंड चलिए ठीक है, तो कुल मिलाकर चीज़ें इतनी है, पर्याप्त है। ये आपके किसी भी एग्ज़ाम, चाहे पीसीएस हो, चाहे आरओ हो, चाहे बीओ की परीक्षा हो, या कोई भी कंपटीशन हो जिसमें जीएस पूछा जा रहा है और जीएस में हिस्ट्री के अंतर्गत ये सेक्शन पूछा जाएगा, उसमें इसको मैंने होलिस्टिक वे में कवर करने की कोशिश की है। और इसके साथ साथ में मित्रों आपसे एक निवेदन ये भी है कि इसके साथ साथ में आप सॉल्व पेपर की भी प्रैक्टिस करते रहिए। जो प्रीवियस इसके क्वेश्चन आए हैं घटना चक्र के पूर्वावलोकन, इस लेक्चर के साथ में लेक्चर को पढ़िए, नोट्स बनाइए और घटना चक्र के पूर्वावलोकन को लगाइए। और ईश्वर ने चाहा तो आपके कोई भी क्वेश्चन जो है किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम में बाहर नहीं जाएंगे, चाहे आरओ की परीक्षा हो, चाहे पीसीएस की परीक्षा हो, चाहे बीओ की परीक्षा हो। तो मित्रों इसी के साथ में इस लेक्चर को मैं समाप्त करता हूं। और आपसे एक रिक्वेस्ट है छोटी सी, कि अगर आप हमारी वीडियो को देख रहे हैं, आपको अच्छा लग रहा है, पसंद है, बहुत अच्छी बात है, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, ठीक है, जिससे आपको हमारे संस्थान के वीडियो अनवरत रूप से मिलते रहें। और अगर आपको हमारे वीडियो में कहीं कोई इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है, जहां आपको लगे कि ये चीज़ थोड़ा समझ में नहीं आया या ये चीज़ें थोड़ी और एलिब्रेट होती, या कहीं कोई चीज़, कोई भी डाउट किसी प्रकार का हो, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। यथासंभव कोशिश की जाएगी कि आपकी समस्याओं का समाधान किया जाए। और इसी के साथ में मैं विदा लेता हूं मित्रों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेक्चर की लेंथ थोड़ी लंबी हो गई, लेकिन अब मजबूरी है क्योंकि हम लोगों को जीएस के सारे पोर्शन को कवर करना है मित्रों, तो इस वजह से थोड़ा सा वीडियो की लेंथ अब हमें बड़ी करनी पड़ेगी। तो इसी के साथ में वीडियो समाप्त करते हैं मित्रों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, सत श्री अकाल, बाय, जय हिंद। बंद करिए।